ऑन न्यूज़ जुस्तजू, तहकीक, तज्ज़िया, तबसरा, हक़ाइक़ जो आप जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वॉइस ऑफ निंदोवाल के साथ मैं हूँ मोहम्मद असगर। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब हाजी तनवीर अहमद साहब, चेयरमैन इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी निंदोवाल। अकेला ही चला था जानबी मंजिल, लोग मिलते रहे कारवां बनता गया। तनवीर साहब, इस शेर को लेकर सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के क़याम के बारे में बताएं। कहाँ से मोटिवेशन ली, कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारी वेलफेयर को इस काबिल समझते हुए हमें थोड़ा सा टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के क़याम के बारे में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि 2019 में हमने जब अपने गांव की, अपने महल्ले की खस्ता हाली देखी तो हमारे ये नौजवानों ने मेरे साथ मुशावरत की कि हमने अगर इधर रहना है तो हमें रहने के लिए कुछ माहौल चेंज करना चाहिए। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक डिसीजन लिया कि हमारी एक वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, जो ये हमारे छोटे छोटे मामला जो हमारी रेंज में हैं उनको हम बग़ैर वेलफेयर के मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2019 में इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इस वेलफेयर का क़याम किया था। तो उसमें हमारे वो 12 मेंबरान हैं जिन्होंने मिलकर इसकी बुनियाद रखी थी और आज उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी की अभी तक की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह करें। सेकेंडली ये बताएं कि इस सोसाइटी की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी नज़र में कौन सी? मेरी नज़र में इस सोसाइटी की सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो हमारे कब्रिस्तान का जो रास्ता था और कब्रिस्तान जनाजे का जो हमारा सेन था। क्योंकि इस फ़ानी दुनिया में दिन ब दिन हमारे अजीज़, हमारे प्यारे, हमारे गांव वाले इस जहान को छोड़ के जा रहे हैं। हमने भी चले जाना है। तो हमारी वेलफेयर ने, मेरी इस टीम ने जब जनाजे का की खस्ता हाली, उसके रास्ते की खस्ता हाली देखी तो हमने ये अज़्म किया, इरादा किया कि हमारा जो कब्रिस्तान है, जनाजा गाह है, वो एक मिसाली होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारी जो अचीवमेंट है वो जनाजे गाह को ठीक करना थी। उसके बाद जो बड़ी अचीवमेंट है वो हमारी एम्बुलेंस की है। तनवीर साहब, हमें ये बताएं कि बाकी वेलफेयर सोसाइटीज़ की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं और आप किस हद तक पहुँचे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जैसे आपने पहले बात की थी कि अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। 2019 से लेकर 2020 तक हमारी वेलफेयर ने अकेले इस गांव के लिए, इस महल्ले के लिए जितना ये कर सकते थे इन्होंने उतना काम किया। लेकिन मेरी और मेरी इस टीम की ये ख्वाहिश थी कि हर महल्ले में एक कमेटी होनी चाहिए। इसका सबूत मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में मैं बात करता हूँ कि हमारे गांव में आज से 6-7 साल पहले हमारे जो सर फुरकान साहब हैं, रोजवुड हॉल स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी पूरे गांव की एक कमेटी के नाम के से उन्होंने वो कमेटी का वजूद बनाया। तो मैंने वहाँ एक तजवीज़ दी थी। मैंने उनसे बोला था कि पूरे गांव की एक वेलफेयर ना बनाएं, इसको डिवाइड करें। छोटी चीज़ को लेकर चलना आसान होता है, बड़ी चीज़ के मसाइल बड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक पूरे गांव की एक कमेटी बनाई, लेकिन वो ना चल सकी। तो मैंने उसी नाकामी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वेलफेयर को 1 साल मोटिवेट किया कि हमारे गांव में एक नहीं 4-5 वेलफेयर होनी चाहिए।
और ये वेलफेयर मुख्तलिफ नाम से होनी चाहिए, लेकिन हमारा मंशूर एक ही होगा। जैसे 5 भाई हैं, उनका रिश्ता आपस में एक ही है, वो भाई हैं, लेकिन उनके नाम मुख्तलिफ होते हैं उनकी पहचान के लिए। हमारे गांव में ये जो 5 वेलफेयर बनी है, इनका मंशूर, इनका माटो, इनका मकसद वो एक ही है, लेकिन ये इनकी पहचान के लिए उनके नाम रखे हैं। और मैं इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वेलफेयर इंशाल्लाह अपने मोहल्ले के लिए, हमारे गांव के लिए वो अनमोल काम करेंगे जो पिछले अदवार में हमारी गवर्नमेंट हमारे गांव के लिए नहीं कर सकी। और मैं बड़े अफसोस से ये बात कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 15 साल से हमारे गांव को इग्नोर किया। वो काम जो गवर्नमेंट ने करने थे, अभी वो हमारी वेलफेयर कर रही हैं। मदनी वेलफेयर बहुत अच्छा काम कर रही है, बुखारी वेलफेयर बहुत अच्छा काम कर रही है, इनसे बढ़कर अमीर मुआविया वो इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। हमारी जो सबसे छोटी उम्र के लिहाज से वो नो मौलूद वेलफेयर है, गुलजार मदीना, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ठीक। अच्छा तनवीर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी वेलफेयर सोसाइटी के अंदर और आपकी जो गांव की दूसरी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, इनकी जॉइंट सेशन भी इनके होते हैं, मीटिंग भी होती है, कमेटी के अंदर भी होती है और जॉइंट भी होती है। तो कमेटी के अंदर और बाहर जॉइंट सेशन के अंदर मेंबरान को इजहार राय का किस हद तक हक है और इनकी राय को कितनी अहमियत दी जाती है? जो बात है राय की, वो हमारी 5 वेलफेयर्स और उनके टोटल मेंबरान वो 100% राय दे सकते हैं और उनकी राय का एहतराम भी होता है। हमारा छोटे से छोटा मेंबर और बड़े से बड़ा मेंबर, उन सब की राय का एहतराम होता है। क्यों? ये जो वेलफेयर के मामलात होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुकद्दम और मुकद्दस और आला चीज़ है वो राय है। अगर हम एक मेंबर की राय का एहतराम नहीं करेंगे तो वेलफेयर को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितने भी मेंबरान हैं, वो चाहे इत्तेहाद के हों, मदनी के हों, बुखारी के हों, अमीर मुआविया के हों या गुलजार मदीना के हों, उनकी राय का उतना ही एहतराम है जितनी मेरी बात का एहतराम है। आज हमारे गांव में इतनी वेलफेयर होने की वजह, हमारी कामयाबी की वजह यही है कि हमने हर मेंबर की राय का एहतराम किया है। अगर हम उनकी राय का एहतराम ना करते, अभी हमारी जो पिछली एक मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने बोला था कि हम 5 भाई हैं, हमारा मंशूर एक है, हमारा माटो एक है। ये जो नाम है ये सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए, जैसे कबीले होते हैं, ये बरादरी, बाकी सब मुसलमान बराबर है। इसी तरह ये हमारी वेलफेयर, इनका मंशूर एक ही है, गांव की फलाह। ये सवाल करने का मेरा मकसद अभी तक कि आपके जितने भी जॉइंट सेशन हुए हैं, शायद 3 हुए हैं, तो उनमें से मुझे इत्तेफाक हुआ एक देखने का, जो लास्ट वाला। तो मैंने उसमें देखा कि सिर्फ जो हेड करते हैं सोसाइटीज़ को, मैंने उनको बोलते देखा। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया कि क्या बाकी मेंबरान की राय को कोई अहमियत दी जाती है या उनको बोलने का मौका दिया जाता है कि आप अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद राय देने के बाद फाइनल जो डिसीजन का जो होता है, हक होता है, वो तो ज़ाहिर है हेड्स जो है वो मिलकर ही एक लाया अमल तरतीब देते हैं कि ये चीज़ इस काबिल है कि इस पर अमल किया जाए और ये चीज़ नहीं है। उसके लिए मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि अभी तक हमारी 3 जॉइंट मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कमेटी के सरबराह हैं उन्होंने बात की है। जब हमारी ये 5 मीटिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी, फिर उसके बाद हमारे अगले सेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी हमारा ये सफ़र नया है। पहले हमने 2-2.5 साल अकेले सफ़र किया, अभी हमारे साथ ये 4 वेलफेयर हैं। अभी ये जो हमारा सेशन हो रहा है मुश्तरका मीटिंग्स का, जॉइंट मीटिंग्स का, इसका मकसद यही है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे में इमर्ज हों। जब हम एक दूसरे में इमर्ज होंगे, इनको समझेंगे, तो फिर हमारे लिए एक दूसरे के साथ लेकर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हमने वो बाकी सब की राय लेने वाला सिलसिला भी स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा, अगर हम 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, लेकिन हर मेंबर की राय का एहतराम होगा इंशाअल्लाह। जी, आप बात इंशाअल्लाह।
अच्छा तमीर साहब, हमें ये बताइए कि तमाम वेलफेयर सोसाइटीज़ की जो अपने अपने फंड्स हैं, जो अपने डोमेन से वो कलेक्ट करती हैं, जो रूटीन के फंड्स हैं आपके मंथली जो आप कलेक्ट करते हैं, या ओवरसीज़ भाइयों की तरफ से आपको फंड्स आते हैं, तो जो कमेटी के फंड्स हैं वो कमेटियाँ आपस में शेयर करती नहीं, नहीं कर रही? अभी तक जितना किसी के पास फंड्स हैं, जी उनके हेड या उनका वजीर खजाना वो सारी डिटेल अपनी अपनी कमेटी के पास उनके पास मौजूद है। हमारे पास कितना फंड है, हम किस तरह इसकी कलेक्शन करते हैं, या बाकी वेलफेयर्स वाले इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्यों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को डिस्टर्ब करती हैं, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता या इस तरह को कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता। मदनी वाले, बुखारी वाले, अमीर मुआविया, गुलजार मदीना, इत्तेहाद वेलफेयर, जब ये अपने मोहल्ले में काम करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा कि जब हमने अपने मोहल्ले में काम स्टार्ट किया तो हमने अपने मोहल्ले के अलावा किसी से फंड रेजिंग नहीं की। ठीक है। जब हमें ज़रूरत पड़ी कब्रिस्तान की, हमने पूरे गांव से फंड इकट्ठा किया। जब हमें ज़रूरत पड़ी एम्बुलेंस के लिए, तो हमने पूरे गांव से और ओवरसीज़ भाइयों से फंड्स लिया। लेकिन जब हम अपने मोहल्ले के लिए वर्क करते हैं, अभी हम अपना ये नालियों का काम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हम अपने मोहल्ले से फंड रेजिंग करेंगे, गांव के किसी और बंदे से फंड नहीं लेंगे। यही पॉलिसीज हमारे दूसरे जो वेलफेयर हैं उनकी भी है कि वो अपने मोहल्ले से फंड इकट्ठा करेंगे और अपने मोहल्ले में उसको लगाएंगे। और जब ओवरऑल गांव का कोई काम होगा, मसलन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, उसका वो काम होगा, हॉस्पिटल का काम होगा, कब्रिस्तान का काम होगा, या जो हमारे मेन रास्ते हैं, गोल कड़ा है, इसका काम होगा, तो उसके लिए हर बंदा हर वेलफेयर को फंड दे सकता है। मतलब जो एक मोहल्ले का फंड होगा वो उसी मोहल्ले में लगेगा, उसी डोमेन के अंदर, उसी के अंदर, उसके बाहर नहीं जाएगा। और इसकी तो आप ये जो फंड है इनको आप मेंटेन भी अलग अलग करते हैं? अलग अलग, ये गांव के लेवल का फंड है और ये मोहल्ले के लेवल का, ऐसे ही है। अच्छा हमें ये बताइए कि तमीर साहब, आपकी सोसाइटी के मेंबरान कितने हैं, टोटल कितने मेंबरान? अभी तक पहले दिन से लेकर आज तक हमारे 12 मेंबरान हैं। अच्छा, ये सब सोसाइटीज़ में मेंबरान के लिहाज से सबसे छोटी कमेटी कौन सी है जिसके मेंबरान सबसे कम है? इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा तमीर साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ, शायद आपकी सोसाइटी की हदूद में या दूसरी सोसाइटीज़ की हदूद में भी कुछ नौजवान ऐसे हैं, ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास कोई क्वालिटी है, वो अपनी क्वालिटीज़ को अपने गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। माशाल्लाह हमारे गांव में सारी वेलफेयर सोसाइटीज़ ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है नौजवानों, जिस पे नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं, अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं, अपने गांव के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसे नौजवान जो चाहते हों कि हमें मौका मिले, लेकिन आप कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि कमेटी के अंदर मज़ीद कमेटी में गुंजाइश है लोगों को अपने अंदर समाने की, या नो वैकेंसी? देखिए, जो बात होती है ना गुंजाइश की, गुंजाइश होती है और गुंजाइश होनी भी चाहिए। कहते हैं कि अच्छी चीज़ इंसान को जहाँ से मिले उसको लेना चाहिए, उसको अवेल करना चाहिए। तो मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे गांव के जितने नौजवान हैं, जितने नौजवान वो जिस वेलफेयर की हदूद में आते हैं, वो अपनी खूबियाँ, अपनी उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, उनकी काविश, वो जितना इस गांव के लिए कुछ कर सकते हैं उनको करना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं कि मैं किसी से बोलूँ, आप किसी से बोलें, या मेरी वेलफेयर किसी से बोले, या मदनी वेलफेयर किसी से बोले। नहीं, हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। वो जापान की एक कहावत है कि किसी बंदे को 1 रुपया ना दे, उसको 1 रुपये की कुंडी लेकर दे, वो मछली पकड़े या वो अपना कारोबार स्टार्ट करे। हमने
अपने गांव के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, उनको एक सोच दे दी है, उनको एक पॉजिटिव सोच दे दी है। आगे ये डिपेंड करते हैं नौजवानों पे, और मैं दुआ गो हूँ इनके लिए। और अभी तक ये 2-2.5 साल के अरसे में मैं बड़े फख्र से कहूँगा कि मुझे इन नौजवानों ने डिसहार्ड नहीं किया, और मैं इनसे बहुत मुतमिन हूँ। और इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में ये एडवांस गाँव को मुबारक देता हूँ कि ये नौजवान इस गाँव के लिए नमूना बनेंगे। मतलब अगर कोई खुद अपनी मर्जी से आना चाहता है, कमेटी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा तनवीर साहब, हमें हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि गलियों नालियों की तमीर का काम जो है, सफाई का काम, गलियों की जो है वो तमीर नो हुई है, बहुत अच्छे काम हुए। क्या कमेटियाँ अपने आप को गलियों और नालियों की तमीर तक महदूद रखेंगी, या मज़ीद आपसे लोग बहुत सारी तवक्कुआत लगा बैठे हैं? तो क्या आप तालीम सेहत के शोबे में भी कोई इरादा रखते हैं कि आपकी सोसाइटीज़ और बाकी सोसाइटीज़ मिलकर कोई ऐसा लाया है अमल तरतीब दें कि तालीम और सेहत के शोबे में भी अपने गांव के लोगों के लिए कोई सहूलियत पैदा कर सकें? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले बंदा अगर उसका इजहार करता है तो वो गैर मुनासिब होता है। वक्त से पहले बात करनी अच्छा नहीं होता, लेकिन अभी आपने सवाल कर दिया तो मैं आपके गोशगुजार कर दूँ कि सबसे पहले कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए उसका लिबास है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके लिए कोट चाहिए, वेस्ट कोट चाहिए, अपर चाहिए, जैकेट चाहिए, वो बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा जो टारगेट है ये सिर्फ गलियों नालियों तक महदूद नहीं है। हम इंशाल्लाह, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उन्होंने एक नारा लगाया था, मेरा गांव मेरी जन्नत, और मैं उनसे ये वादा किया था कि इंशाल्लाह हम इस गांव को जन्नत बनाएंगे। और उसमें हमारा स्कूल भी आता है, हमारा हॉस्पिटल भी आता है, और हमारी कुछ मीटिंग्स हॉस्पिटल के साथ, जो हमारा वहाँ का डॉक्टर साहब है उनसे भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके साथ भी हमारी 1-2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इन दोनों को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल, इसका लेवल अप करने के लिए इंशाल्लाह अपनी मुकम्मल मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खबर। मैं वादा करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपके इरादे की बात पूछ रहा था कि आप इरादा रखते हैं कि इन सेक्टर्स के अंदर भी आप अपना किरदार सोसाइटियाँ मिलकर अदा करेंगी, जिसका जवाब आपने माशाल्लाह प्रॉपर्ली दे दिया है इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन इससे मुतमिन हो गए। तनवीर अहमद साहब, एम्बुलेंस की फंड रेजिंग के अंदर पूरे गांव हमारे ओवरसीज़ भाइयों ने जो है वो भरपूर काम किया है, बल्कि कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं ओवरसीज़ हमारे गांव से जो तलक है, जिन्होंने ना सिर्फ खुद फंड रेजिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने अपने सारे सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपने जो उनके जिन लोगों के साथ अच्छे टर्म्स थे, अपने तलकात को इस्तेमाल करते हुए भी उनसे भी जो है उनको मोटिवेट किया और फंड रेजिंग में उनको कंट्रीब्यूट किया उन लोगों ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब फंड रेजिंग कलेक्ट की है, तो जब एम्बुलेंस को जब से फंक्शनल हुई है तो उसके बाद कोई उसके SOPs बनाए गए हैं? जी, जब हमारी एम्बुलेंस की तकरीब हुई थी तो उसमें बाकायदा हमने इन SOPs को अनाउंस किया था। दुनिया में कोई चीज़, कोई काम, कोई अदारा, कोई कंपनी ऐसी नहीं, बल्कि एक फैमिली की आप मिसाल ले लें, SOP के बगैर, क्वाइडो ज़वाबत के बगैर कोई चीज़ नहीं चल सकती। ठीक है। जब हमने एम्बुलेंस की फंड रेजिंग की, फिर एम्बुलेंस परचेज़ की, उस वक्त हमारी गांव में सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी थी। हमने इस वेलफेयर की मशावरत से इसका एक बाकायदा SOP बनाया। हमारा एक पॉम्फलेट जो पूरे गांव में हमने डिलीवर किया, उसके ऊपर पूरे इसके क्वाइडो ज़वाबत,
इसके चार्जेस, इसका परमानेंट ड्राइवर, और ख़ासकर वो लोग जो गरीब, बेवा, यतीम, इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए फ्री फैसिलिटी, ये हमारे SOPs में शामिल थी। उसके बाद इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक, सबसे पहली बात तो है ये कि अल्लाह पाक सब कुछ सेध दें, लेकिन ये मामला हमारे साथ है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। वो तो हर वक्त साथ। तो मौत हर वक्त साथ है। तो उसमें हमने इसके लिए ये भी एक SOP बनाया कि अगर कहीं बाई से डेड बॉडी आती है जी, तो हमारी एम्बुलेंस एयरपोर्ट से घर तक फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगी। अगर किसी बंदे की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो उसको भी हॉस्पिटल से घर शिफ्ट करने के लिए हमारी एम्बुलेंस फ्री सर्विस फराहम करेगी। और जितने गरीब लोग हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस थे जिनको आपने इसी में जो है वो कवर कर दिया इन सवालात के अंदर कि SOP सिर्फ इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी ने तरतीब दी है या बाकी सोसाइटीज़ को भी शामिल करके, तो इसका थोड़ा सा आप क्लियर कर दें। हाँ, जब हमने एम्बुलेंस के लिए फंड रेजिंग की तो ये हमारे पिछले रमज़ान की बात है। तो फंड रेजिंग के दौरान क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ निंदोवाल में इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही थी, हमारे जो मेंबरान हैं इनकी मौजूदगी में, इनकी मशावरत से ये सारा इसको जो क़वाइद ज़वाबित हैं, इसका ड्राइवर का हायर करना, उसकी पे, और जो जितने भी इसके क़वाइद ज़वाबित हैं वो हमारे पास बाकायदा एक पम्फलेट है, हम इंशाल्लाह रिटर्न मौजूद है। रिटर्न मौजूद है। ठीक है, तो वो हमारी इस वेलफेयर की मशावरत से बना था। बहुत अच्छी बात है। SOPs रिटर्न में हमारे पास मौजूद है, तो देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये इसका भी जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा मज़ीद क्लियर कर दें कि गांव के जो मुस्तहकीन है एम्बुलेंस की जो सर्विस होगी उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट फ्राहम की जाएगी। जी, फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं। और उसमें एक थोड़ी सी गुजारिश ये भी है, हमारे गांव के लिए ये एक नई चीज़ थी। हमने जितने नाम लिखे हैं, जी, मैंने और मेरी टीम ने अपने ड्राइवर से बोल दिया है कि अगर कोई बंदा आपको ऐसा नज़र आ जाए जो हमारी नज़र से ना गुजरा हो जी, लेकिन वो मुस्तहिक हो, तो आप हमें वो बताएं, हम उसको भी उस लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ठीक, यानी आप लिस्ट मेंटेन कर चुके हैं लेकिन पूरे गांव की, पूरे गांव की लेकिन फिर भी अगर कोई मिसिंग है तो एट दी स्पॉट जब वो हायर की जाती है एम्बुलेंस तो आप उसको उसमें चेंजिंग हो सकती है। ठीक, अगर किसी बंदे को इजाफा करना पड़े तो हम कर लेंगे। हमारा गांव आबादी के लिहाज से एक बड़ा गांव है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उनकी माली पोजीशन, उनकी माशी पोजीशन क्या है, तो ये जिम्मा हमने ड्राइवर के लगा दी है। ये बात कि जैसी उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई ऐसा मरीज मिलता है, तो हम उस लिस्ट में उसको भी शामिल कर लेंगे। अच्छा तनवीर साहब, आपने हमारे सारे सवालात के जवाब दे दिए माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे सवालात के जवाब दिए। ये सारी बातें हमारे नाज़रीन तक हमारे चैनल के तरफ से पहुँच जाएंगी। हमारा जो हमारी वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं हम इरादा रखते हैं कि उन सब का जो है वो कंडक्ट करें, उनके साथ इंटरव्यू, लेकिन टाइम की कमी के बायस इस दफ़ा हम सिर्फ मदनी वेलफेयर सोसाइटी और इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी इन्हीं के इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इनको अगले 2 या 3 दिनों में इनको हम ऑन-एयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो अब कुछ आपकी शख्सियत के हवाले से हम लाइव क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम आपसे 2 क्वेश्चन हैं, आप किस शख्सियत से मुतासिर, मजहबी, सियासी, किसी लिहाज से? मैं अपने अपने शोबे में हर शख्स मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर कोई सियासतदान है उसका अपना शोबा है, कोई मजहबी है उसका अपना शोबा है। मैं जिस हस्ती से, जिस शख्सियत से मुतासर हूँ वो सबसे पहले तो आप वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि मेरी ज़िंदगी आप सब के लिए एक नमूना है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें।
लेकिन उनके बाद मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब से मुतासर हूँ। देखिए असगर साहब, मैं एक छोटा सा मैसेज अपने सुनने वालों को देना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी तो गुजर रही है, इसने गुजर जाना है, लेकिन इंसान अपने आप को और अपने किरदार को इतना अच्छा करे कि उसके जाने के बाद भी लोग उसका नाम लें। और उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा अब्दुल सत्तार ईदी। आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी कोशिश, उनकी मेहनत, और दूसरा मैं ये बात बड़े रसूख से और बड़े दावे से करूँगा कि जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए फरिश्ते ज़मीन पे भेजते हैं। आज अब्दुल सत्तार ईदी, मैं अपनी बात करूँगा, मुझे इस गांव के अलावा कोई बंदा नहीं जानता, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब को पूरी वर्ल्ड जानती है। दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी सिस्टम अब्दुल सत्तार ईदी का है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ईमानदारी और मेहनत है। और मुझे फ़ख्र है कि वो हमारे इसी गांव से, इसी ज़िला से उनका तल्लक है, तो मैं उनसे बहुत मुतासर हूं। अच्छा, आपके मशागिर क्या है? वेलफेयर से पहले मेरा कोई मशगला कोई इतना कोई नहीं था, जॉब और घर। लेकिन जब से मैंने ये वेलफेयर का सिलसिला स्टार्ट किया है, तो अभी मेरा मकसद, मेरा मशगला और मेरा माटो सिर्फ यही है, इंसानियत की खिदमत। हर वो काम जिसमें मेरे लोगों की फलाह है, मेरे लोगों की भलाई है, मेरा वो मशगला है। चाहे वो गलियों का काम है, चाहे नालियों का काम है, चाहे कब्रिस्तान का काम है, चाहे स्कूल का काम होगा, चाहे हॉस्पिटल का काम होगा, या किसी गरीब की हेल्प होगी, ये मेरा मशगला है। ग्रेट थिंकिंग। अच्छा, सियासत में किस हद तक दिलचस्पी? सियासत, जब हमने इस वेलफेयर का क़याम किया, इसकी कमेटी बनाने का हमने इरादा किया, तो इन नौजवानों के साथ मेरी 3-4 मीटिंग्स हुई। तो उस वक़्त मैंने इनसे ऐड लिया था कि जब तक, मेरा तो इरादा है पूरी ज़िंदगी वेलफेयर का काम करने का है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ मसाइल होते हैं, वक्त की नौयत ऐसी हो जाती है कि बंदे को लाइन चेंज करनी पड़ती है। उम्मीद तो नहीं है कि हम ये लाइन चेंज करें, इन केस पे ऐसा मसला बनता है। जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मेरा ये मिशन है कि मैंने इस काम को करना है। तो आपने सियासत की बात की, मैं 100% सियासत को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा, और ये मैं ऐड कर चुका हूँ कि हमने वेलफेयर का काम करना है, सियासत नहीं करनी। ठीक। सियासत जो है करने वाले बैठे हैं, हमारे गांव में भी बंदे मौजूद हैं और हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, वो अपना काम करेंगे और हम इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझको यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। अपने गांव को जन्नत बनाने के जज्बे के तहत हमारे नौजवानों ने ये अहद कर लिया है कि वो हमारे गांव की काया को पलट कर रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो इन सब बहुत मेहरबानी, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, हम आपके बहुत मशहूर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।